Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Charter Act of 1853. इससे अर्ली लेक्चर्स में हम लोग कर चुके हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड 1833. ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट गो वॉच दोज वीडियोस, उसके बाद ये काफी इजी हो जाएगा आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को अंडरस्टैंड करने में. ठीक है ना. ओके, सर्कमस्टांसेस की क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट था कि जो कंपनी का रूल एक्सटेंड किया गया था 20 इयर्स के लिए, अब उसका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, तो कंपनी के रिन्यूअल के लिए इस चार्टर को लाना काफी इंपॉर्टेंट हो गया था. ठीक है. सेकेंड, एक सिस्टम डेवलप हो गया था डुअल गवर्नमेंट का. डुअल गवर्नमेंट ऑफ कंपनी इन इंग्लैंड, जिसकी डिमांड काफी ज्यादा आ रही थी कि इस जो सिस्टम है इसको एंड किया जाए, यानी इसको आपका क्या अबॉलिश किया जाए. अब क्यों अबॉलिश किया जाए? सबसे पहले डुअल गवर्नमेंट का कंपनी का सेटअप क्या था, तो इसमें दो बॉडीज थी. ए बॉडीज जो थी दैट इज दी आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो सेकंड बॉडी थी आपकी बी दैट इज दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल. इनको अपने अपने स्फीयर दे गए थे काम करने के लिए, लेकिन इनकी एंडिंग क्यों मान रहे थे, यानी इस सिस्टम को एंड क्यों करना चाह रहे थे, तो व्हाट आर द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. देखते हैं क्या क्या रीजन है कि व्हाई डुअल गवर्नमेंट को खत्म करना चाह रहे थे. नाउ ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, इनको जो भी ड्यूटीज दी गई थी ये प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे. सिंपली ये फेल्ड हो गए थे, फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज. जो भी इनकी ड्यूटीज थी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे. ये एक तो ये सिस्टम था. दूसरा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में क्या प्रॉब्लम थी उसमें, वो बेसिकली अननेसेसरी डिले करते थे. ठीक है ना. अननेसेसरी डिले करते थे. ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर एक्सपेंडिचर करना हो, जब जब जरूरत पड़ती थी. ठीक है ना. तो ये जो दो बॉडीज थी, इररिस्पेक्टिव इनको क्रिएट इसलिए किया गया था कि स्मूथ फंक्शनिंग हो कंपनी की. ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी दोनों बॉडीज. ठीक है. और ये जो डिमांड्स करी गई थी इसको एबॉलिश करने की डुअल गवर्नमेंट ऑफ कंपनी को, ये जो डिमांड्स आ रही थी प्रेसिडेंसी से. वेरियस प्रेसिडेंसी से डिमांड कर रही थी कि इस बॉडी को, दैट इज द डुअल गवर्नमेंट जो सिस्टम है, इसको खत्म किया जाए. विद रिस्पेक्ट टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंटमेंट, ठीक है ना, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो अपॉइंटमेंट है अलॉन्ग विद द काउंसिल, कि वो हैंडल करें इंडियन अफेयर्स और बिजनेसेस प्रॉपर तरीके से. ठीक है ना. सो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये बॉडी कैसे क्रिएट हुई. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंटमेंट के लिए मांग रहे थे लोग. साथ ही साथ अलॉन्ग विद इट्स काउंसिल, ताकि वो हैंडल करें जो भी इंडियन अफेयर्स हैं या फिर उनके जो भी बिजनेस है. ठीक है ना. ओके, नाउ जो लेजिस्लेटिव मशीनरी हमने देखा था, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन किया था जो अर्लियर चार्टर एक्ट था, दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1800 एंड आपका 33. नाउ वो जो लेजिस्लेटिव मशीनरी थी, इररिस्पेक्टिव जो सेंट्रलाइजेशन लाने के बावजूद भी वो काफी ज्यादा इनएडिक्वेट थी. ठीक है, तो उसकी भी बात इस एक्ट में हुई है. ठीक है ना. ओके, जो प्रोविजंस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज जो लेजिस्लेटिव मशीनरी जो इंट्रोड्यूस करी गई थी अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, अब वो भी इनएडिक्वेट पड़ रही थी कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, वो भी फेल्ड हो गई थी परफॉर्म करने में. ठीक है ना. उसके बाद जो कंपनी ने क्या किया था, कंपनी को या फिर कंपनी ने अपना जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी वो कंटिन्यू रखी. ठीक है. एज ए रिजल्ट कंपनी कंटिन्यूड इट्स एक्सपेंशन, और उन्होंने काफी ज्यादा टेरिटरीज को एनेक्स किया था. कुछ एग्जाम्पल हैं, सिंध जो उन्होंने एनेक्स किया था 1843 में, पंजाब
वो उन्होंने एनेक्स किया था 1849 में। ऐसे ही पेगु जो कि बर्मा में है, इस तरीके से टेरिटरीज को एनेक्स किया था। अब ये जो टेरिटरीज थी ना, हैड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड फॉर। अब प्रॉपर तरीके से हमको पता होना चाहिए था कि कंपनी इनको एनेक्स कर रही है, लेकिन इस पे कंप्लीटली होल्ड किसका होगा, ठीक है ना। सो दीज न्यू टेरिटरीज हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड फॉर। ओके, एट द सेम टाइम पहले क्या हमने देखा था, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था उसमें काफी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन किया था, चाहे वो लेजिस्लेटिव अफेयर्स में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में हो या फिर फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन किया गया था। नाउ इस टाइम डिमांड आ रही थी कि ये जो आपने सेंट्रलाइजेशन किया है अब इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, यानी जितनी भी पावर आपने सेंट्रलाइज करी है एक आपकी बॉडी में आपने प्रोवाइड करवाई है, अब उसको डिसेंट्रलाइज करिए बिकॉज इट वॉज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, तो डिमांड आने लगी थी for decentralization of power, ठीक है ना। बिकॉज जो इंडियंस थे अब वो डिमांड करने लगे थे कि आप हमें मैनेज कर रहे हो, हमारे अफेयर्स को मैनेज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडियंस क्या करने लगे थे, इंडियंस डिमांडेड शेयर इन मैनेजमेंट अपने अफेयर्स के लिए, ओन अफेयर्स के लिए। और कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा था कि अगर हमें अच्छे से उनको गवर्न करना है इंडिया को, तो हमें कुछ पावर्स क्या करनी पड़ेंगी, हमें कुछ पावर्स उनको देनी पड़ेंगी, यानी डिसेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। ओके, नाउ फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, ये सारे सर्कमस्टांसेस थे। ठीक है ना। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट चार्टर को रिन्यू किया, ठीक है। और चार्टर को रिन्यू करने से पहले क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ना 2 कमिटीज को अपॉइंट किया था कि आप जाइए और एनालाइज करिए कंपनी के अफेयर्स को। उनकी जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे ये जो चार्टर एक्ट था 1853 इसको फ्रेम किया गया और फाइनली इसको पास किया गया था। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अर्लियर 2 कमिटीज को अपॉइंट किया था टू एनालाइज कंपनी अफेयर्स। ठीक है ना, उसके बेसिस पे जो रिपोर्ट आई फिर चार्टर एक्ट 1853 आया, फॉर्म हुआ और पास किया गया। अब देखिए नेक्स्ट इज प्रोविजंस। अब प्रोविजंस देख लेते हैं ना। जो फर्स्ट प्रोविजन है उसने कंपनी को अलाउ किया कि वो कंटिन्यू रखे अपनी possessions of territories, ठीक है ना, unless the parliament provided otherwise। ओके, और दिस टाइम ना यहां पे कोई भी पीरियड को स्पेसिफाई नहीं किया गया था, फॉर नॉट एनी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ओके, सेकेंड प्रोविजन जो था रिलेटेड टू सैलरीज। ठीक है, तो सैलरीज ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की प्लस सेक्रेटरीज की उनके एंड अदर ऑफिसर्स। अब ये जो है इनकी सैलरीज ये फिक्स करेगी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और इसको पेड करेगी कंपनी। ठीक है, फिक्स कौन करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट कि कितनी देनी है कितनी नहीं, और इसको पेड कौन करेगा, कंपनी पेड करेगी। ओके, थर्ड प्रोविजन जो था दैट इज जो आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस किया गया था, और ये काफी सिग्निफिकेंट प्रोविजन है, सबसे ज्यादा इस
चार्टर एक्ट का, दैट इज जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी जो स्ट्रेंथ थी उनको रिड्यूस किया गया। पहले इनकी जो स्ट्रेंथ थी 24, अब कर दिया गया 18। और इन 18 में से भी आउट ऑफ जो 6 होंगे, ठीक है ना, वो क्राउन नॉमिनेट करेगा। अब क्राउन नॉमिनेट करेगा, यानी जो 6 मेंबर्स आउट ऑफ 18 जो हैं वो क्राउन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और नेक्स्ट जो प्रोविजन था वो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड था, उनकी पावर से ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो पैट्रोनेज पावर थी विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज, उसको डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये जो पैट्रोनेज पावर थी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, दैट इज अगर कोई भी गवर्नमेंट की सर्विस निकलती थी तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे, अपने कैंडिडेट्स को रिकमेंड करते थे। अब ये पैट्रोनेज पावर उनसे ले ली गई थी। अब क्या होगा कि अब जो कंपनी की जो सर्विसेज होंगी वो फिर होंगी थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है ना। और इसके लिए क्या किया गया था, एक कमिटी भी अपॉइंट करी गई थी अंडर मैकॉले, ठीक है ना, जो कि अपॉइंट करी गई थी इन 1854 कि इस स्कीम को आप एनफोर्स में लेके आइए, ठीक है, कि जो कंपनी की जो सर्विसेज होंगी अब ओपन होंगी थ्रू ओपन टू अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट होगा उसको पास करेगा वो गवर्नमेंट जॉब में आएगा, दैट इज कंपनी की जॉब में आएगा। जो फोर्थ नेक्स्ट प्रोविजन जो है दैट इज जो लॉ मेंबर जो था 1833 के एक्ट में हमने देखा था कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को एक एडिशनल लॉ मेंबर दिया गया था, ठीक है ना, ताकि वो उनको लेजिस्लेटिव मैटर्स में असिस्ट कर सके। अब इस लॉ मेंबर को क्या हुआ, एक फुल टाइम मेंबर बना दिया गया था, फुल मेंबर बना दिया ऑफ द गवर्नर जनरल, उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसका मेंबर बना दिया, यानी अब उसके पास राइट टू वोट भी आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन है रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं इसको। सेपरेशन ऑफ पावर ये किया था एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए। नो सिंपल सेपरेशन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो पावर को सेपरेट करना, जैसे लेजिस्लेटिव की पावर जो है वो लॉ मेकिंग की है और एग्जीक्यूटिव की लॉ इंप्लीमेंटेशन की। तो जो लेजिस्लेटिव है लॉ मेकिंग वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में नहीं आएगी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी, और वाइस वर्सा, यानी जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव के डोमेन में नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया थी उसने प्रोग्रेस किया था विद द इंक्लूजन ऑफ 6 एडिशनल मेंबर्स लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए उसने और लेजिस्लेटिव पर्पसेस उन्होंने 6 एडिशनल मेंबर्स को अपॉइंट किया ताकि प्रॉपर तरीके से लेजिस्लेटिव फंक्शन चल पाए। अब इनमें जो 6 एडिशनल मेंबर्स हैं उनमें से एक थे चीफ जस्टिस, ओके, नेक्स्ट थे एक प्रिसीडिंग जज, ठीक है, ऑफ कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट, और बचे हुए जो 4 थे वो थे रिप्रेजेंटेटिव जो कि बिलोंग करेंगे ईच फ्रॉम बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। अब यहां पे एक चीज अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस आया इसी से रिलेटेड है, दैट इज जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे बेसिकली उनको एम्पावर कर दिया गया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनको एम्पावर कर दिया गया था कि वो क्या कर पाए, वो कॉन्स्टिट्यूट कर पाए
अ न्यू प्रेसिडेंसी, न्यू प्रेसिडेंसी, और बेसिकली उनको यह भी पावर दे दी गई थी कि वो ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्रीज जो कि एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंसीज की हैं, जो कि एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंसीज की हैं, ठीक है ना। क्यों किया गया? इट इज बिकॉज इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट, जो कि न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं, कि जो न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज कंपनी जो कॉन्टिन्यूसली एग्नेक्सेशन कर रही है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था कि सिंध किया, पंजाब किया, पेगू किया, तो उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज, ओके। और ये जो आ जाएगा आपका न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज को, उसके लिए क्या होगा कि आपका एक सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। अ सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। टू सच एग्जाम्पल है, जो बंगाल था ना, उसको पहले टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक बंगाल और दूसरा आसाम। उसके बाद जो बंगाल था अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसको बना दिया गया था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है ना। और अगर हम पंजाब के लिए देखें, पंजाब के लिए भी ऐसे ही किया गया था, 1859 में इसको क्रिएट किया गया था, ठीक है, थ्रू दिस प्रोविजन। इस प्रोविजन से इसको पंजाब को भी इस तरीके से क्रिएट किया गया था अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिकली एक अलग से टॉपिक था, उसको हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर हमने देख ली। नेक्स्ट प्रोविजन है जो कि हमने देखा था कि जो इंडियंस थे वो काफी डिमांड कर रहे थे कि हमें भी शेयर मिले इन दी मैनेजमेंट ऑफ आवर ओन अफेयर्स, कि सर हमारे लिए जो आप लॉज बना रहे हो, हमारे लिए रेगुलेशंस बना रहे हो, और जो हमारे अफेयर्स हैं हम ही उसमें नहीं होंगे मैनेज करने के लिए, तो हमें भी शेयर चाहिए। तो इसमें आपका लोकल रिप्रेजेंटेशन ऐड किया गया था, लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस्ड, और ये किया गया था इंडियन लेजिस्लेचर में। दैट इज लॉ मेकिंग में ये किया गया था, ठीक है ना। नाउ जो लेजिस्लेटिव विंग थी उसको कहा जाने लगा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव विंग थी उसको कहा जाने लगा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन भी स्टार्ट हो गया था इस एक्ट से, दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1800 एंड आपका 53, ओके। उसके बाद जो गवर्नर जनरल का जो एसेंट होता था ना, वो काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होता था किसी के लॉ को भी प्रमलगेट करने के लिए, ठीक है ना। कि जैसे अगर हम आज के टाइम पे एक्ट देखें कि कोई भी अगर बिल आया, चाहे वो लोकसभा में आया चाहे वो राज्यसभा में आया, और वो बिल पास भी हो गया बोथ हाउसेज में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, लेकिन वो एक्ट तब तक नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट, अभी जो प्रेजेंट आपका पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। उस टाइम पे क्या था कि गवर्नर जनरल का एसेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, कि किसी को कोई भी बिल को प्रमलगेट करने के लिए या फिर लॉ को प्रमलगेट करने के लिए आपको गवर्नर जनरल का एसेंट चाहिए था। सो रिक्वायर गवर्नर जनरल एसेंट क्या करने के लिए? टू प्रमलगेट लॉ को प्रमलगेट करने के लिए, ओके। उसके बाद जो गवर्नर जनरल है इनको वीटो पावर प्रोवाइड करवाई गई। वीटो पावर कि ये वीटो कर सकते हैं कोई भी अगर बिल आया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको लग रहा है कि ये जो बिल है ये इंटरेस्ट के अगेंस्ट है गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो वो उसको वीटो कर सकते हैं, यानी उसको रोक कर सकते हैं। तो अलाउ टू वीटो बिल जो कि आया अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ओके। एट द सेम टाइम अब क्या हुआ था कि अब आप क्वेश्चंस भी अलाउ कर दिए कि क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो आप
और एग्जीक्यूटिव काउंसिल पॉलिसी को भी डिस्कस कर सकते हो। तो कुछ तरीके से हमने क्या देखा कि हमें यह लिबर्टी दी गई थी कि हम क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, कि हम क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, अलाउड टू बी आस्क्ड, और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव की जो पॉलिसी है उसको भी डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोविजंस थे। अब जरा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्ट। ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन क्या कि ये जो एक्ट है ना, ये कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज था, जो कि उस टाइम के दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज चल रहे थे। और कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज क्या थे? कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज ये कर रहे थे कि जो कंपनी की पावर है उसको खत्म कर दिया जाए। कंपनी चाह रही थी लेकिन हमारी टेरिटोरियल अथॉरिटी को कंटिन्यू रखा जाए, और क्राउन चाह रहा था कि कंट्रोल ले लिया जाए कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो दोनों ही ये जो आपके कन्फ्लिक्टिंग व्यूज थे, कहीं ना कहीं इसमें एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था। यानी कंपनी की जो पावर थी उसको दिया गया, लेकिन उसमें भी कोई लिमिटेशंस थी। एट द सेम टाइम क्राउन ने कंट्रोल कर दिया था कंपनी के ऊपर भी। तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज इस एक्ट के थ्रू आपका हमें देखने को मिलता है। तो ये जो एक्ट है एक तरीके का ये कॉम्प्रोमाइज था विद रिस्पेक्ट टू टू व्यूज जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के थे। ठीक है, जो फर्स्ट व्यूज है इसमें ये है आपका, कंपनी को पावर दे दी गई थी कि आप होल्ड कर सके टेरिटोरियल अथॉरिटी को, ये हम देख चुके हैं। ओके, एट द सेम टाइम जो कंपनी है वो बेसिकली क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी गवर्न इंडिया, लेकिन इंटरेस्ट फॉर हिज क्राउन अंटिल, जब तक पार्लियामेंट इंटरवीन नहीं करती है। तो कैसे कंटिन्यू करेगी? गवर्न करेगी इंडिया को इंटरेस्ट फॉर हिज क्राउन अंटिल जो पार्लियामेंट है वो इंटरवीन नहीं करती है। तो इस तरीके से कंपनी को कुछ पावर भी दी गई थी, एट द सेम टाइम रिस्ट्रिक्शंस भी प्रोवाइड करवाया गया था। तो ये नाउ नेक्स्ट सेकंड जो पॉइंट था दैट इज क्राउन चाहता था कंपनी को कंट्रोल करना। ठीक है ना, और यहां पे उनने कुछ हद तक किया भी। ठीक है ना, क्राउन कंट्रोल कंपनी। अब ये कैसे हुआ? इट इज बिकॉज हमने अर्लियर देखा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे अर्लियर 24 थे, उनको रिड्यूस कर दिया गया था इस एक्ट के थ्रू 18, और उनमें से भी जो 6 हैं वो क्राउन के नॉमिनी होंगे। यानी क्राउन उनको नॉमिनेट करेगा और वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, एट द सेम टाइम क्यूरम जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, क्यूरम होती है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड कि किसी भी मीटिंग को करने के लिए। ठीक है ना, ओके, तो क्यूरम फिक्स कर दी गई 10, यानी 18 में से अगर 10 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो क्या हो जाएगा? तो आप कोई भी एक डिसीजन ले सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। ओके, नाउ ये इसलिए किया गया था कि जो नॉमिनेटेड क्राउन के मेंबर्स हैं वो क्या हो जाए, उनके पास मेजॉरिटी रहे। इस तरीके से जो डायरेक्टर्स थे और उनको जो पेट्रोनेस था उनका, वो क्या हो गया? वो भी लॉस्ट हो गया। वो भी हमने देखा था। कैसे देखा था? इट इज बिकॉज जो उनका जो कंपनी की सर्विसेज में जो पहले से था उसको भी रिड्यूस कर दिया गया था। तो कंपनी क्राउन ने ऐसे कंट्रोल किया कंपनी के ऊपर। ठीक है, ओके। जो थर्ड प्रोविजन है अब देखते हैं उसके बारे में कि जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है या फिर एग्जामिनेशन है, अगर हम एक्चुअल वर्किंग में देखें, ठीक है ना, एक्चुअल वर्किंग में अगर हम उसको एनालाइज करें, दैट इज जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेटिव दिया गया था हमें, वो थ्रेटन कर रही थी। वो कहीं ना कहीं अब उसने थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया था कि जो होल स्ट्रक्चर था उस टाइम का, होल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया उस टाइम जो एग्जिस्ट था, ठीक है ना, इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, कैसे कर रही थी? इट इज बिकॉज जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो कहीं ना कहीं उसका नाम चेंज होकर ट्रांसफॉर्म होकर वो क्या हो गई थी? वो हो गई थी सर एंग्लो इंडियन और एंग्लो इंडिया हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है ना, इट इज बिकॉज अब क्या होने लग गया था कि ये जो एंग्लो इंडियन हाउस ऑफ कॉमन्स था या लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था, अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था
क्वेश्चनिंग करना इसको एग्जीक्यूटिव को और उनके एक्ट्स को। पहले ही अलाउ नहीं था, लेकिन इस एक्ट के थ्रू अलाउ कराया गया था, ठीक है ना। एट द सेम टाइम अब क्या हुआ था कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल पेपर्स होता था तो वो भी वो लोग देखते थे, ठीक है ना। दैट इज फोर्सफुली कॉन्फिडेंशियल पेपर्स बिफोर इट, ठीक है। इवन कभी कभी क्या करते थे वो लोग, डिफाई भी कर देते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑर्डर्स को, और साथ ही साथ कहते थे कि वी एज ए लेजिस्लेटिव, जो हमारी काउंसिल है, ठीक है ना, या फिर एंग्लो इंडियन हाउस ऑफ कॉमन्स है, हमारे पास ये राइट है, वी हैव राइट टू परफॉर्म इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशंस। ओके, तो कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटिव की जो एक्चुअल वर्किंग थी वो अब थ्रेटन करने लगी थी, या फिर ऑल्टर कर दिया था उसने जो भी स्ट्रक्चर था इंडियन गवर्नमेंट का, और उसका हमने रीजन देखे, ठीक है ना। और ये भी कहा जाता है कि ये जो क्रिएशन थी और जो फंक्शनिंग थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसने 1853 के एक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया था। इवन एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था कि वो सबसे बड़ा कंसीडर किया जाता था कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। तो एक्ट इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे। वन मोर थिंग,